आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मीडिया जगत में लगभग 20 से 22 साल से काम कर रहे एक्टिव जर्नलिज्म संकेत उपाध्याय हैं। संकेत उपाध्याय ने कई उतार और चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखी हैं। जब ये अपनी जिंदगी के पीक पर थे तभी इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, जहां पे कमजोर लोग टिकटिकी बात करके, एक समय ऐसा था जब देखा करते थे कि कौन सी न्यूज एनडीटीवी पर आ रही है, बड़ी अपेक्षाओं से कि गरीबों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी। संकेत उपाध्याय उसी टीम का हिस्सा थे। संकेत, वतन समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू सो मच। संकेत, आप ऐसे समय में जब आप अपने उम्र के एक पीक पड़ाव पे थे और दुनिया आपकी तरफ, रविश कुमार के जाने के बाद आपने उस प्राइम टाइम शो का जो खला था, जो गैप था, उसको भी पूरा करने की कामयाब कोशिश की और लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे। अचानक आप एनडीटीवी क्विट कर गए और किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। क्या कारण रहा? पहले तो अहमद भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हम आपसे बात करें। दूसरी चीज़ ये कि आपने बोला कि वो जो गैप भरने की जो कोशिश की, देखिए कोई भी एंकर या प्रेजेंटर अगर ये दावा कर दे कि उसकी वजह से ये हुआ है, तो इससे बड़ा छल और झूठ और कुछ नहीं हो सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक पूरी टीम मेहनत करती है, एक पूरी टीम काम करती है। जो भी हम बोल रहे थे उसको क्रॉस वेरीफाई करना, चेक करना, उसको अमली जामा पहनाना। मैं यहाँ पर अपने जो कॉलीग्स थे, जो कि वो 9 बजे के खबरों की खबर शो, जो कि अपने आप में इस देश का बहुत ही पुराना शो है, 20 साल से ज़्यादा पुराना शो है खबरों की खबर, उसकी टीम में बहुत अहम लोग थे, जैसे कि सुशील बहुगुणा थे, जैसे कि असद किदवई जी थे, मिहिर गौतम, सुशील महापात्रा, और हम लोगों के एडिटोरियली हम लोगों को दिशा और गाइडेंस देने के लिए सुनील सैनी जी। तो ये उनके एफर्ट्स की वजह से वो शो बना। मतलब मैं उसके सामने था, पीछे से जो लोगों की मेहनत थी उसने उस शो को बनाया। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों ने, जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, उनके जाने के बाद एक इमोशनल फैसला किया। इमोशनल फैसला ये था कि अब तो ये बेकार हो गया, अब तो हम देखेंगे ही नहीं। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि शुरुआत में रेटिंग्स नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप अपना काम करते रहें, अगर आप जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं वो आप करते रहें, एक ना एक दिन उस दर्शक को ये बात समझ में आती है कि नहीं यार, ये तो हम तो कुछ और ही सोच बैठे थे, ऐसा तो नहीं है। तो उस लिहाज में अगर देखा जाए तो मैं बहुत किस्मत का धनी था कि लोगों ने वो सेकंड चांस दिया, और उसके बाद जिस तरीके की तारीफ और जिस तरीके की इज्जत लोगों से कमाई, वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मतलब ये कई बार मैं जिक्र करता हूँ और करते थकता नहीं हूँ कि एनडीटीवी की जो व्यूअरशिप थी, जो हम लोगों ने महसूस की, वो एहसास कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब आप कहीं बाहर खड़े रहते हैं और कोई आपको ये बोले, और ऐसा ही नहीं है कि उसे तारीफ करने आ रहे हैं, वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे सुनिए, कल जो आपका शो था ना, उसमें इतने इतने फलाने फलाने बजे सो एंड सो शब्द आपने यूज़ किया था, उसकी जगह अगर ये शब्द यूज़ कर लेते ना तो ज़्यादा सही होता। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब आप समझ रहे हैं किस तरीके की ऑडियंस है, इतना उम्मीद रखती है आपसे कि आपके एक एक शब्द पर नज़र गड़ाए हुए बैठी है। या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर, मुझे याद है जब हम थे यूपी इलेक्शंस कवर कर रहे थे, तो उस समय एक अंकल थे, वो आए, 20 मिनट तक वेट करते रहे। खबरों की खबर जब उस समय आधे घंटे का होता था, तो वो ब्रेक हुई जब पहली, आए और उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला, ऐसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रख के, कहते हैं जीते रहो बेटा, बस सच का साथ नहीं छोड़ना, अच्छा चलता हूँ। इतनी सी बात बोल करके निकल गए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं वो जो आशीर्वाद दे गए ना, वो आशीर्वाद एक भार है कंधे पे, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी दे गए हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पिछले कुछ 10 महीने में, जब से ये टेक ओवर हुआ, तब से वो अंकल बैठ करके कहीं जज कर रहे होंगे। और अंकल जो हैं वो यूफेमिज्म बन गए उन सब लोगों के लिए जिन्होंने वो दोबारा विश्वास जताया था हमारे अंदर, हमारी पत्रकारिता पर, हमारे शो पर। और रही बात आपके सवाल की कि
पीक पे थे, ये सवाल आपको पता है अहमद भाई बहुत लोग पूछ चुके हैं कि अरे आप तो टॉप पर थे, 9 बजे का शो होस्ट करते थे, तो फिर आपने क्यों छोड़ा? इस पर एक बहुत सिंपल सी मेरे पास स्पष्टीकरण है, और वो ये है कि आप जब हमेशा इस तरीके की बात होती है ना कि आप टॉप पर थे और ये आपका दिमाग आपसे कह रहा है, ये आपकी दिमागी बात है, टॉप पर थे, टॉप की चीज सब लोग देख रहे हैं। एक आवाज दिल से भी आती है, वो दिल की आवाज ये होती है कि आज यार ये ऐसे बोल जाता, लेकिन अब वो उस तरीके से नहीं बोल पा रहा हूं, या वो चीज जो मैं खुल करके कर सकता था वो खुल के नहीं कर पा रहा हूं, या मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये खुल के बोल दूंगा तो इसमें ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में आप बहुत सेकंड गेसिंग करने लगते हैं कि अब अगर मैंने ऐसे बोल दूंगा तो उसका एक ऑफिस में शायद ये परिणाम आ जाए। जब ऐसे ख्याल आने लगे ना, और उसके बाद फिर बीच बीच में ये भी होने लगता है कि आपका दिल कहने लगता है यार छोड़ो यार, ये मत ही करो, छोड़ो, आज एक काम करते हैं, आज दफ्तर ही नहीं जाते, आज बोल देते हैं कि आज मन नहीं कर रहा। ये आपके दिल के इशारे होते हैं आपको, जिसमें दिल कह रहा होता है कि अब बात बन नहीं रही, अब छोड़ देते हैं इसको। तो फिर वो पीक और नॉन पीक अहमद भाई वो मैटर ही नहीं करता। तो दिमाग और दिल की आवाज में दिल की सुनी, इसलिए ये फैसला लिया। लेकिन संकेत, सवाल ये है कि आज मेरी पहली मुलाकात हुई और मैं आपसे इंटरव्यू करने आया, एक इतना बड़ा स्टार एंकर जो पत्रकारिता के नीचे जमीन से होता हुआ एक आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा, और उसका किरदार इतना आला है कि जब मैं देख रहा था आपको, आप गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहे थे, मेरे लिए सीट भी साफ कर रहे थे। बहुत बड़ा चैलेंज होता है संकेत किसी के लिए काम करना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लिए भी सीट साफ करता हूँ। अभी आप आए तो दरवाजा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि वो और कोई खोल नहीं सकता, दरवाजा खराब है, अभी बुलाना पड़ेगा वो जो लॉकस्मिथ है, दरवाजा रिपेयर करने वाले जो हैं वो आएंगे। तो इसमें आप मुझे जरूरत से ज्यादा इज्जत दिए दे रहे हैं। मैं आपका बहुत नहीं दे रहा हूं मैं संकेत भाई, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। देखिए, जब लोग मैंने आपके एनडीटीवी में बहुत लोगों को देखा है जो फिरौनियत के टॉप पे, आई एम वेरी सॉरी, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो मिलने में भी लगता है मिलने का भी पैसा लेंगे, लेकिन आपको मैंने उन रेयर लोगों में पाया जो मतलब गाड़ी का लोगों के लिए गाड़ी भी दरवाजा भी खोल रहा है, गाड़ी की सीट भी साफ कर रहा है। ये किरदार कहां से लेकर आए थे आप? ये कोई किरदार नहीं है, ये तो मैं आपके घर आऊंगा, आप नहीं करेंगे क्या? आप चाहेंगे कि मैं अगर कहीं धूल जम रही है तो मैं आपको उस धूल पे बिठा दूं, या आप मुझे उस धूल पे बिठा दें? ये तो आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी यही करेंगे। मुझे और कोई तरीका ही नहीं आता है, तो मैं इसमें ये ऐसे समझ लीजिए कि ये हमसे एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई महान काम नहीं कर दिया है। और मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, मतलब मैं पलट के आपसे पूछूं, क्या आप मुझे गंदी सीट पे बैठने देते? बस वही है संकेत, सवाल फिर वही है कि टीवी जर्नलिज्म अब मीडिया 2 पार्ट में बढ़ चुका है। एक रोगी मीडिया है और एक कुछ लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं जमीन पे उतर करके। आपने मतलब एक लग्जरी लाइफ की जगह पे संघर्ष की लाइफ को इस एज में क्यों चुना? देखिए, मैंने कई बार फैसले लिए हैं कुछ इस तरीके के जिसमें तमाम लोगों ने बोला क्या बेवकूफ़ी भरा फैसला है। जैसे मुझे याद है एक बार मैं एक बहुत ही उस समय बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल था, वो उस समय एंटी एस्टेब्लिशमेंट खबर करता था, उसका नाम था टाइम्स नाउ। उसमें करीब 5.5-6 साल मैंने काम किया। तो उस समय आप ये समझिए कि लोग ये बोलते थे कि यार मतलब तुम ही शो होस्ट करते हो, यू आर द मेन फेस ऑन द फील्ड, और आप ही हैं। और जब मैंने तब फैसला लिया कि अब मैं डेस्क करूँगा, अब मैं आउटपुट हेड करूँगा, फिर मैं शिफ्ट हुआ एक किसी दूसरे चैनल में। मेरे तमाम मित्रों ने बोला कि ये जो आप अब बाप बनने की उम्र में दादा बनने चले हैं, ये क्या बेवकूफ़ाना फैसला है। इसमें भी कोई बहुत महानता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको अपने दिल की बताऊं कि ऐसा फैसला क्यों लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय जितना मुझे सीखना था उस मौजूदा नौकरी से या उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से, उतना मैं सीख चुका था और शायद कुछ नया नहीं सीख रहा था। कोई नया स्किल सेट अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर रिस्क लेना बनता है तो लीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी, पाश की कविता जैसी हो जाएगी कि सबसे बुरा होता है आपके सपनों का मर जाना, या एक मोनोटोनस लाइफ हो जाना कि घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर चले आना। मुझे ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता उसमें।
और उसमें कई बार मतलब ये फैसले ऐसे भी रहे जिसमें बहुत लोगों ने बोला कि यार इसमें तो तुम उतना कमा भी नहीं पाओगे। तो ये फिर वो माइंड एंड हार्ट वाली कहानी आती है कि आपका मन आपको ईएमआई चुनने को कहता है और आपका हार्ट आपको इज्जत चुनने को कहता है। तो जो इज्जत वर्सेस ईएमआई की लड़ाई है उसमें कभी कभार अपने दिल को जीत लेने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। मैं अगर नहीं पिछली नौकरियां छोड़ता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके, मुझे नहीं लगता कि अहमद भाई मेरा इंटरव्यू कर रहे होते, क्योंकि आप वो काम मेरे नए रोल में देख ही नहीं पाए होते। तो मैं तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। ये जो बदलाव अभी भी हुआ है ये भी बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन आपकी जो नई इनिंग है वो क्या होगी, कैसे होगी, कितनी बड़ी होगी, कहाँ तक आप उसको ले जाने के बारे में अभी सोच? बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये रही हमारी इनिंग्स, ये सब दर्शक देख लें। हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है द रेड माइक और लाल माइक। बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे। टीम के बारे में तो शायद आप परिचित होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, टेलीविजन न्यूज़ पत्रकारिता जगत के फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जब टीवी न्यूज़, प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़ शुरू हुआ था इस देश में, तो उस फर्स्ट जनरेशन की कोर टीम में जो थे सुनील सैनी, वो हमारे साथ इस मुहिम, वो उनकी अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो बेसिक वैल्यूज टेनेट्स हैं, टीवी न्यूज़ किस तरीके से होता है, जिस पवित्रता से एक वक्त में आया था, वो मतलब शुरुआत ही हुई थी। तो उस समय का टीवी का दौर आप जानते हैं, वो अद्भुत था, इस देश में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था। तो उस समय की सीख और उसके बाद उसको बदलते बिगड़ते बदलते देखते हुए एनडीटीवी के एक चुनौती भरे दौर में भी उस टीम को बनाए रखना, कम लोगों में सीमित संसाधनों में उसको चलाए रखना, उसके बाद फिर अच्छे समय में भी चलाए रखना, बुरे समय में भी चलाए रखना, एक अच्छा पीपल मैनेजर होना, लोगों से काम कैसे निकालना कि आपको भी नहीं मालूम होगा कि आपकी काबिलियत क्या है, लेकिन वो उनको मालूम होगा और आपके जाने बिना वो आपसे वो काम निकलवा लेंगे, ये एबिलिटी। तो वो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीविजन न्यूज़ जर्नलिज्म है वो इस लाल माइक की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। मैं सेकंड जनरेशन हूँ। जो मैंने हासिल किया, जो सारी चीज़ें पिछले 20-21 साल में की, मैंने एक न्यूज़ एजेंसी से शुरुआत की, क्राइम रिपोर्टिंग से शुरुआत की। उसके बाद फिर मैं एक न्यूज़पेपर में गया, हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर, ये करीब 20 साल पुरानी बात है। 2 साल मैंने सिटी रिपोर्टिंग की, रेलवे, पुलिस, रोडवेज़। इसमें एक खामी ये होती थी कि तमाम बार लोग जो हैं ऑफिस में अपनी अपनी टिकट पकड़ा देते थे कि यार सुनो, तुम ट्रांसपोर्ट कवर करते हो ना, ज़रा हमारी टिकट कंफर्म करा दो। तो ये एक उसका ड्रॉबैक था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। एजुकेशन, उसके बाद फिर हम एनडीटीवी में आए, एनडीटीवी में सिटी रिपोर्टिंग की टीवी के लिए। उसके बाद फिर एनडीटीवी ने लखनऊ भेजा। 22 या 23 साल की उम्र में एनडीटीवी 24 से, उसमें उस समय कमाल भाई जिंदा थे, कमाल खान जी ब्यूरो चीफ थे और मैं एनडीटीवी 24/7 का रिपोर्टर था। तो एक यूपी जैसा ब्यूरो संभालने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी एनडीटीवी ने, वो अद्भुत थी। और उसके बाद फिर वो जर्नी चलती गई। तो ये जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो धन है, जो संचय किया है, वो ये एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा सौरभ शुक्ला के बारे में आप जानते ही हैं, वो टेलीविजन न्यूज़ पत्रकारिता का थर्ड जनरेशन है। 2011 में उसने अपना जर्नलिज्म शुरू किया था और फील्ड रिपोर्टिंग में जिस तरीके का मुकाम उसने हासिल किया है बहुत ही कम समय में, ये काबिल तारीफ है। किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है उसको कितने अवार्ड्स मिले हैं, उसको कितनी एक सेंस ऑफ सेल्फलेसनेस के साथ वो जिस तरीके से काम करता है, वो सब ने उसको सराहा है। मुझे ऐसे लगता है एक संस्था अपने नाम से ज़्यादा अपनी टीम से बनती है, लोगों से बनती है। वो लोग हमारे पास हैं। मैं इस वक्त इस लम्हा एक बधाई बात देना चाहूँगा हमारे वेल विशर्स का और हमारे इन्वेस्टर्स का, जो हमारे इस पैशन को शेयर करते हैं। उनको रेड माइक और लाल माइक, जिसको हम लोग इंटरनली एक मुहिम, एक मूवमेंट, एक प्रोजेक्ट की तरह मानते हैं। ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वीडियो बना करके छोड़ देंगे या फिर एक वेबसाइट चला के छोड़ देंगे या फिर कुछ इवेंट्स करके छोड़ देंगे। ये एक मूवमेंट है। इस वजह से उन तमाम इन्वेस्टर्स का,
उन तमाम वेल विशर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा है, इस काबिल समझा है कि हम ये चीज़ आगे बढ़ा पाएंगे। मेरा बस आपको ये कहना है कि बहुत ही एक्साइटिंग प्लान है आगे हम लोगों के पास, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। सपना बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। एक चीज और संकेत, जिन लोगों ने एनडीटीवी छोड़ा, अडानी जी को गालियां दी, सिस्टम को गालियां दी, लेकिन आप लोग उन पुराने साथियों को याद कर रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि मतलब बहुत से लोग गाली दे के आगे बढ़ते हैं और आप लोग उनको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को गाली देने की ज़रूरत है, लेकिन देखिए जिसका जैसा ईमान, जो चीज़ समझता है, और यही स्वतंत्र स्वभाव है। जब तक कोई गाली गलौच ना करे, आलोचना करे, मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी परिस्थिति में किसी की भी आलोचना बुरी बात है, वरना तो सब एक जैसी बात करेंगे। फिर क्या रहा? फिर ना तो पत्रकारिता रही, ना तो समाज रहा, ना तो कोई बात। आप बोलेंगे जी संकेत भाई, मैं बोलूंगा जी अहमद भाई, लो खत्म इंटरव्यू, है ना? तो ऐसे नहीं होता। आप कुछ और विचार रखेंगे, मैं कुछ और विचार रखूंगा, हम दोनों में हो सकता है नोक झोंक भी हो जाए, लेकिन ऐसी हो जाए कि सिर्फ फुटौल हो जाए और मारपीट हो जाए और लात घूंसा चलने लगे, गुम्मा चलने लगे, ये सब तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से गाली का तो समर्थन नहीं करते, लेकिन आलोचना तो हम भी करेंगे। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में, एटलीस्ट मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं, और लोगों की तो नहीं, हम लोग जो साथ आए हैं, हम लोग मानसिक रूप से बहुत ही अच्छे से अलाइंड हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि आपको हमेशा चलते जाना है और आगे देखना है। आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं, और जो आप कर रहे हैं उसमें लोग आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। क्या ये दोनों उम्मीदें मिल रही हैं? क्या ये दोनों उम्मीदें मिल करके कुछ मैजिक क्रिएट कर पा रही हैं? अगर नहीं कर पा रही हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फिर नई उम्मीदें क्या होंगी? फिर उनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? हम लोगों का विचार तो ये है, जो पीछे बात रह गई वो रह गई, खत्म। आगे क्या, इसकी नींव रखना जरूरी है, और सारा ध्यान अभी इस पर केंद्रित है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास के पन्ने टटोल के खंगालना, हाँ, एक ये मन में बनाना कि अपनी गलतियों से सीखना या परिस्थितियों से सीखना, ये बुरी बात नहीं है। मैं अगर इतिहास के पन्ने टटोल करके अपने आप को ये बताऊं कि यार वो गुरु उस समय वो गलती हो गई थी, या उस समय वैसी परिस्थिति थी, उसमें ऐसे कर लेते तो ठीक है, ये सीख हो गई। इस लिहाज से अगर मैं इतिहास में जा रहा हूं तो ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर हमें हर समय ऐसे अतीत में ही रह करके रहूंगा तो ऐसे तो चल चुकी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक चीज और संकेत, अब जो है आपने सब कुछ कह ही दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन सवाल यही है कि पहले आप फील्ड में थे, आप लग्जरी लाइफ में आए, स्टूडियो में आए, दुनिया ने आपको देखा, पहचाना, समझा, और फिर अब आप जमीन पे उतर रहे हैं। नहीं, हम तो अपने आप को हमेशा, मेरे तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, अभी आपका ये वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे भी, वो तो कहते थे यार तुम तो फील्ड में हो या स्टूडियो में। उन्होंने एक मुझे उपाधि भी दी थी, वो कभी और की बात, लेकिन हमने फील्ड का साथ कभी नहीं छोड़ा। पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा जो है वो 40 दिन हम स्टूडियो को ही फील्ड में ले आए। मतलब आप सोचिए, ऐसी उन्नाव में रात में 8 बजे मुकाबला करना है तो गाड़ी चल रही है, एकदम से ये हुआ मुकाबला का टाइम हो रहा है, 7:50 पे रोका, एक झोपड़ी दिखी, वही सेट बन गया। रात में 12:30 बजे चल रहे हैं, कहीं जाना है, एकदम से वो आवारा पशु का मुद्दा था, आवारा पशु दिख गए, रिपोर्टिंग शुरू हो गई। तो अपने आप को हमने कभी उस तरीके का आराम करने नहीं दिया। अगर आराम ही करना होता तो वे नौकरी नहीं छोड़ते ना। तो यहाँ पर मैं फिर उसी चीज़ पर लौट रहा हूँ कि बिटवीन माइंड एंड हार्ट, ये दिमाग और दिल की एक कश्मकश हर किसी के शरीर में चलती रहती है, आपके में भी चल रही होगी। एक छोटी सी चीज़ है जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ, वो है इफ देयर आर्न्ट 1,000 questions and 1,000,000 mutinies exploding in your head every moment, you are perhaps dead. अगर आपके मन में हर लम्हा हजारों सवाल और सैकड़ों बगावतें नहीं हो रही हैं तो शायद आप मर चुके हैं। बस इसी फिलॉसफी के साथ हमने अपने आप को कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया है कि अब हम लग्जूरिएट कर रहे हैं या लग्जरी लाइफ में हैं या
अब हम स्टूडियो वाले हो गए हैं। ये जब आपको आदत पड़ जाती है ना इन सब शान शौकत की, तो आपको पता भी नहीं चलता, नीचे से वो 1 सेकंड में वो गायब हो जाता है, क्योंकि आप टच छोड़ देते हैं। लेकिन संकेत, आपके ही एक कलीग हैं सौरभ शुक्ला, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे, सौरभ ने कहा कि हमारी टीम में संकेत एक ऐसा नाम है जो इस वक्त की जर्नलिज्म में, बाइलिंगुअल जर्नलिज्म में उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है, उनको नजर आ रहा है। तो इतना बड़ा नाम और जमीन पे उतर करके काम करना, फिर मैं वही सवाल दोहराऊं। नहीं, पर मैं फिर वही एक बात बोलना चाहता हूं, ये आप क्यों ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है? ये एक्सपेक्टेड है अहमद भाई, ये एक्सपेक्टेड है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई चीज कर सकता हूं और अगर मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने काम से बेईमानी कर रहा हूं ना। कि मैं अगर कोई चीज ऑफर कर सकता था और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं ना करूं, तो अगर मैं वो चीज कर रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है मैं अपना, जब द बिग फाइट 23 साल पुराना शो हमको दिया गया, मुझे खुशी हुई, मैंने उसको सम्मान की तरह भी लिया और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी तरह लिया। इनफैक्ट जो प्रोमो हमने बनाया था, आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस आज की मीडिया में लोग सुबह शाम हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, और उसके बीच में इतना बड़ा काम आप लोग करने जा रहे हैं? दिन भर मीडिया में ही चल रहा है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मीडिया जो है पाकिस्तान का एम्बेसडर बन चुकी है। इसका अहमद भाई, इसका जवाब ये द रेड माइक देगा, ये लाल माइक देगा इसका जवाब। और देखिए, वो मेरे कॉलीग्स हैं और मैं बार बार एक चीज जिसमें विश्वास रखता हूं, ना तो हम उस टाइप के लोगों में से हैं जो कि ये मानते हैं कि टीवी इज डेड, टीवी मर चुका है, ऐसे करके लोग अक्सर बात करते हैं ना, अरे टीवी इज डेड, टीवी खत्म हो चुका है। आई एम नॉट हियर टू राइट द पॉलिटिकल एपिटाफ ऑफ टेलीविजन। ऐसे ही टीवी वालों ने सन 90 में अखबार को मृत घोषित कर दिया था, छप रहे हैं ना, रेडियो को मृत घोषित कर रहा था, बज रहा है ना। तो मेरा कहना है हर चीज रहेगी, लेकिन टू कोट डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब 2014 में शायद फरवरी में उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने किसी ने उनसे सवाल पूछा तमाम, तो उन्होंने बोला हिस्ट्री विल जज मी काइंडली। मेरा ये मानना है कि जब हम उन लोगों को देखते हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, इस यकीन के साथ ये काम करने उतरे हैं दैट हिस्ट्री विल जज अस रियली काइंडली, जब इतिहास और यही एक छोटी सी उम्मीद भी है, उम्मीद पे ही तो हम लोग काम करते हैं। उम्मीद ये है कि लोग ये चीज़ देखेंगे, लोग ये चीज़ समझेंगे, और जिस चीज़ को अक्सर ये बोला जाता है ना कि बोरिंग जर्नलिज्म है, ये बहुत बोरिंग है, कहाँ तुम पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, इसको मोबाइल नहीं मिल रहा है, उसको ये नहीं मिल रहा है, वो राशन की लाइन में मर गए, उनको नौकरी नहीं मिली, ऐसी स्टोरी कौन करता है? अरे स्टोरी करो बिल्कुल एकदम हाई पावर्ड चकाचौंध वाली, तब तो व्यूअर देखे। व्यूअर कनेक्ट नहीं हो रहा है ऐसी स्टोरीज में, ये बोरिंग स्टोरीज हैं। मेरा ये मानना है कि कोई स्टोरी बोरिंग नहीं होती, कथाकार बोरिंग होता है, आपको स्टोरी बताना नहीं आता है, इंसान महसूस कर रहा है और आप उसको बहुत खराब तरीके से प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद अ पुअर क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। स्टोरी खराब नहीं है, आपका नजरिया बदल गया है। एक आखिरी सवाल, निसंदेह ये सदी डिजिटल मीडिया की है, डिजिटल युग की है, ये बहुत बहुत भीड़ है, बड़ी लंबी लाइन है, इस लाइन में, उस लाइन में आप भी एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं, कैसे चलाएंगे उस दुकान? ये अहमद भाई, आपने बड़ा ट्रिकी शब्द का प्रयोग किया। मैं इसको दुकान की तरह नहीं देखता। हाँ, जाहिर सी बात है, ये सवाल आप पलट के पूछेंगे तो फिर खाओगे क्या? ये लाल माइक थोड़ी खा जाओगे खाने में, है ना। मेरा ये मानना है, और मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं हमारे तमाम वेल विशर्स और इन्वेस्टर्स का, जो हमारी इस मुहिम में, हमारी इस सोच में विश्वास रखते हैं, जिनको ये पूरा यकीन है कि हम जो करने चले हैं वो ना केवल लोगों के से एक रूहानी नाता बनाएगा, दिल से दिल जोड़ेगा, लेकिन इट विल मेक फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबल सेंस ऑल्सो। लोग जुड़ेंगे, और इससे, क्योंकि आपने दुकान की बात की, तो दुकान में तो नफा नुकसान के बारे में बात होती है, तो हम वो भी कर लेंगे। प्लान्स बहुत अच्छे बनाए हैं हम लोगों ने, एवरीथिंग इज इन प्लेस, और उसको जमीन पे उतारने वाली जो टीम जिसकी जरूरत है, जो कि दिस इज अ टीम विच वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर अ लिविंग। ये हमारा रोज का काम था अहमद भाई।
मैंने बताया ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सुबह शाम यही काम कर रहे थे, अब अपने लिए करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, उतर गए हैं अब मैदान में, हाथ जनता थाम लेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे संकेत उपाध्याय, जिन्होंने अगर संक्षेप में कहा जाए तो दो बातें कही हैं। एक तो पहला पार्ट यह है कि चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो ये अपना पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैसला जनता पर इन्होंने छोड़ दिया है। आप देखते रहिए वतन समाचार।